इसमें गिवन है कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटीग्रेशन 0 to 2 e की पावर x dx एज द लिमिट ऑफ अ सम I is equal to integration 0 to 2 e की पावर x dx एज द लिमिट ऑफ अ सम। ये फाइंड आउट करना है। तो मैं ये जानता हूं कि इंटीग्रेशन as the limit of a sum, इसका फॉर्मूला ये होता है I is equal to limit h tending to 0 h और ब्रैकेट में f a plus h plus f a plus 2h plus dot till f a plus n minus 1 into h ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। अब इसमें ये तो फॉर्मूला है इसका। अब इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि a तो है 0 और b है 2। Here a is equal to 0, b is equal to 2। तो h कितना हो जाएगा? h is equal to हमने देखा b minus a upon n। तो ये हो गया 2 minus 0 upon n मतलब 2 upon n। h की वैल्यू 2 upon n। h is equal to 2 upon n which implies that nh is equal to 2 या फिर हम nh को 2 बोल सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि अब मुझे इसमें सीधा सीधा वैल्यूज डालनी है। आप देखिएगा सबसे पहले I is equal to हो जाएगा I is equal to limit h tending to 0 h और ब्रैकेट में f a क्या है यहाँ पर 0, तो f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h प्लस डॉट फिर f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये ब्रैकेट क्लोज। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ब्रैकेट में f0 एज इट इज लिखिए। f0 प्लस h क्या हो जाएगा? fh। 0 प्लस 2h क्या हो जाएगा? f2h प्लस डॉट फिर f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h यानी कि n माइनस 1 इंटू h और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा फिर मैं कहूंगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब वैल्यू डालते चले जाएंगे h f0 क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन fx क्या हो गया? जो ये इंटीग्रैंड होता है ना बेटा, यही फंक्शन होता है। तो fx इज इक्वल टू e की पावर x। ये जो e की पावर x दे रखा है यही तेरा फंक्शन ऑफ x हो गया, fx हो गया e की पावर x। ठीक है। अब देखिएगा इसमें हमारे पास f0 का मतलब हो गया e की पावर 0 प्लस fh का मतलब e की पावर h, f2h का मतलब e की पावर 2h एंड लाइक दिस करते करते fn-1 into h इसका मतलब e की पावर n-1 into h। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे e की पावर 0 है तो e की पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो e की पावर 0 हो जाएगा 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h e की पावर 0 हो गया 1। ये हो गया e की पावर h प्लस ये हो गया e की पावर h का स्क्वायर। भाई h का स्क्वायर e की पावर h का स्क्वायर लिख दूंगा क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये e की पावर 2h ही बन जाएगा, है ना। और ऐसे ही करते करते जो लास्ट वाला टर्म है वो हो जाएगा e की पावर h की पावर n-1। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? यस सर क्लियर। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया बेटा सम ऑफ जीपी। हम लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली द सीरीज
inside the bracket, the series inside the bracket is a GP. The series inside the bracket is a GP where A यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, R यानी कि कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, e की पावर h अपॉन 1 कर दो तो भी e की पावर h आ रहा है, e की पावर h का स्क्वायर अपॉन e की पावर h कर दो तो भी e की पावर h आ रहा है, तो कॉमन रेशियो हो गया e की पावर h। माय कॉमन रेशियो इज e की पावर h। बेटा क्लियर है ये चीज? Yes, sir. कृतिका, आराध्या, हाँ सर क्लियर है। क्लियर? क्लियर है सर। ओके जी, ओके। r इज इक्वल टू हो गया e की पावर h। उसके बाद आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है। अगर यहाँ देखो e की पावर h का मतलब क्या है, e की पावर h की पावर 1, ठीक है। तो पावर क्या क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 टिल कहाँ तक, n-1 तक। तो 1 से लेकर n-1 तक कितने नंबर हो गए, 1 से लेकर अगर 10 तक नंबर होते हैं तो कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं। 1 से लेकर 11 तक नंबर होते हैं तो कितने होते हैं, 11 नंबर होते हैं। 1 से 50 तक तो 50 नंबर। इसी तरीके से 1 से लेकर n-1 तक कितने नंबर हो गए, n-1। ठीक, ये तो n-1 टर्म्स हो गई, लेकिन एक टर्म ये भी दे रखी है, तो इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी हो गई, M. n। आप ये समझिए कि ये मेरे पास क्या है, ये 1 है, तो इस 1 को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जैसे e की पावर h की पावर 0 हो, e की पावर h की पावर 0। तो 1 से लेकर 9 तक तो टर्म्स होते हैं 9, लेकिन 0 से लेकर 9 तक कितने टर्म्स होते हैं, 10। तो एक टर्म ऐड हो जाएगा n-1 में, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हो गए स्मॉल n। ये सभी बच्चों को क्लियर है ये बात कि नहीं, बता दीजिए। Yes, sir. Clear. ठीक है, तो अब मैं कहूँगा, हाँ जी बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है सम ऑफ जीपी। अच्छा, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है। तो अब इस फॉर्मूले को यहां लगा दूंगा मैं सीरीज में। therefore I is equal to limit h tending to 0 h, limit h tending to 0 h, और फिर ये पूरा यहाँ पर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगेगा। तो a इंटू आर की पावर n-1, तो a कितना है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई r कितना है, e की पावर h, e की पावर h की पावर n-1 अपॉन e की पावर h-1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को अंदर ले जाइए, ये हो गया e की पावर nh -1 इंटू h अपॉन e की पावर h-1। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन e की पावर h-1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर nh-1। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अच्छा, ये अलग क्यों कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको बोल देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये एज इट इज रहेगा। इस पूरे टर्म की जगह आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, बल्कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 अब आप हटा दो, और mh क्या है, mh की वैल्यू थी 2, तो e की पावर 2 -1, यहाँ रीजन में लिखिएगा सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1
अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है ये। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर ये 1 है तो इसका रेसिप्रोकल है वो भी 1 ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर e की तो पावर x माइनस 1 अपॉन x ये 1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा। क्लियर है सर सर? हाँ जी बताइए। सर ये जो ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 ये 0 ये 1 कैसे हो रहा है? यही तो बताना है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये 1 है ना तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि x अपॉन e की पावर x माइनस 1 वो भी 1 हो जाएगा। यहाँ x सर मतलब x की जगह h है तो h अपॉन e सर की एक पावर x माइनस 1। हाँ जी बताइए। सर ये जो लास्ट टाइम ये चीज मिसलेनियस में थी ना, इसमें सर जैसे वो सप्लीमेंट्री पार्ट में उसमें तो सिर्फ क्या कहते हैं ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के लिए था, तो लिमिट पे रेसिप्रोकल करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये है ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x अगर ये 1 है तो इसका मतलब x अपॉन sin x भी 1 ही होगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन ई एच माइनस 1 अपॉन एच, ऐसे लिख सकते हैं इसको? 1 क्योंकि अपॉन ई एच माइनस 1 अपॉन एच वो जाएगा तो रेसिप्रोकल होके ऊपर ही, लेकिन फिर भी उसको एज उस फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिख सकते हो लेकिन इसमें आप डायरेक्ट में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x अपॉन sin x भी 1 ही होता है ऐसे ही एक टर्म होती है ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है। इसका रेसिप्रोकल भी करोगे x अपॉन log 1 प्लस एक्स तो वो भी 1 ही आएगा। और ये सारी ही टर्म्स क्या हैं ये सारी ही ना इनडिटरमिनेट टर्म्स हैं। इनडिटरमिनेट टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि न्यूमरेटर आप x की वैल्यू 0 डालो तो ये भी 0 आ गया ये भी 0 0 अपॉन 0। यहाँ पर भी आप देखिए e की पावर 0 डालो e की पावर 0 क्या हो गया 1 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 0 अपॉन 0। तो ये जितनी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आती है ना ये कुछ वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू सीधा सीधा 1 होती है। तो आप सीधा सीधा करो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है समझ गए? यस सर। हाँ जी तो ये मेरे पास आ गया ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अच्छा ये हो गया लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम ने तो इस तरीके से करा। और डायरेक्ट मेथड इसका क्या होता है डायरेक्ट मेथड आप में से ज्यादातर सभी बच्चे जानते ही होंगे वो आपका 2 स्टेप में ही हो जाएगा। तो लिमिट एज अ सम तो है कि जिसमें बताते हैं कि इंटीग्रेशन भी लिमिट के तरीके से ही एक एक वैल्यू को ऐड करके पूरी एक समेशन वाली सीरीज होती है। मतलब डेफिनेशन तो हमको समझाई जाती है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड अप ऑल द स्मॉल पार्ट्स इनटू व्हिच मेक अप अ कंप्लीट फंक्शन। है ना ये बताया तो जाता है लेकिन उसका प्रॉपर तरीका इंटीग्रेशन को करने का ये है कि आपने जो छोटे छोटे पार्ट्स लिए उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर देना। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसके फॉर्मूले देखता हूँ तो फॉर्मूलों से इतना आसान हो जाता है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 टू 2 की पावर x dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब एक बार तो अपर लिमिट डालेंगे यानी कि e की पावर 2 माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे यानी कि e की पावर 0। तो ये क्या हो गया ये e स्क्वायर माइनस 1 ही तो हो गया। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये बताओ एक्सरसाइज 7.8 का अगर आपको देखने से ही कोई क्वेश्चन या आपने करा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखने से कोई क्वेश्चन आपको लगता हो कि टफ है मैं करा हूं तो मैं उसको कराता हूँ नहीं तो 6 कितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। ये आप ट्राई करिए खुद से जो डाउट है पूछ लेना। तरीका यस यही सर। सब में यही सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा। हो जाएगा सर। सर हम्म। सर जो पिछली वाली एक्सरसाइजेस थी ना 7.5 वो मैं जब प्रैक्टिस करी थी उसमें एक क्वेश्चन था, उसकी आप एक अप्रोच बता दो कि कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज 322।
क्वेश्चन नंबर 6 जी सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला है ना, यस सर। इसमें हमें ये करना होता है, मैंने करवाया था शायद ये। देखिए इसमें ऐसा होता है, पेज नंबर 322 पर है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ऐसा होता है कि y है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x अपॉन 1 माइनस 2x dx। हम इस चीज में कंफर्टेबल होते हैं कि हमें x वाली टर्म पहले मिल जाए और कांस्टेंट वाली टर्म बाद में मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें हम -1 कॉमन ले लेंगे। नीचे -1 कॉमन ले लो, -1 से -1 कट गया, डिनोमिनेटर में 2 निकाल लो बाहर, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर -1। बेटा दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया? दिख रहा है सर। 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x -1/2। इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, तो सबसे पहले हमें उसको डिवाइड करना होता है और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी बनानी होती है। तो ये जो मैंने यहाँ तक करा है इसको यहीं करके छोड़ दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि ऊपर की हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर, और नीचे भी अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो हाईएस्ट पावर आएगी एक्स स्क्वायर। तो पहले डिवाइड कर लेंगे इसको। ऊपर है एक्स स्क्वायर -1, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो x इंटू 2x -1, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अभी क्या कर रहा हूँ, अभी एक्सपैंड करके डिवाइड कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है इसको अभी जाने दो, इसको अभी बताता हूँ क्या करना है। 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर बन जाए हाफ, हाफ इंटू 2x स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, और हाफ इंटू -x कितना हो गया -12x। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा हाफ x -1। therefore x square -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन प्लस आपने वो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्यों नहीं लिया? बता रहा हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x, ये हो गया, ठीक है। ये करने के बाद में अब मैं ये कहूंगा कि i इज इक्वल टू, जो i हमारा था ना, i इज इक्वल टू, जो ये पूरी वैल्यू दे रखी थी ये रहने दो अभी, ये अभी रहने दो। i की जो ये वाली वैल्यू थी इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स ही तो था, तो इसकी जगह ये लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस हाफ x -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स और dx। इसको स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग। मैंने ऐसा क्यों करा कि अब मेरे को देखो कि डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है डिनोमिनेटर में 2, और न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर। इंटीग्रेशन हाफ dx अलग हो गया और इंटीग्रेशन हाफ x -1 अपॉन, अब ये जो 2x स्क्वायर माइनस x है, अब इसको लिखो आप x इंटू 2x -1 dx। ये जो हाफ dx है, हाफ बाहर निकालो, इंटीग्रेशन dx। इसमें से मैं चाहता हूँ जब भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँ तो मैं चाहता हूँ कि x का कोफिशिएंट वो 1 होना चाहिए, ठीक।
x का कोफिशिएंट जैसे 2 है तो ये हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो इसको निकाल दो बाहर। ये हो गया +1/2 और यहाँ पर क्या है ऊपर हाफ x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1/2 dx। इसका तो आप सीधे सीधे बोल दोगे dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे कि हाफ x माइनस 1 मतलब ये पूरी टर्म इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1/2। कर लेंगे आप? यस सर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। बेटा इसमें 6 क्वेश्चन है, मैं ये 6 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। कोई भी क्वेश्चन ना हो तो प्लीज बताना मुझे। उसके बाद देखिए कोई भी क्वेश्चन उठाइए आप, जैसे मान लीजिए पेज नंबर 336 है, पेज नंबर 336 पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 27 है। तो 27 में आप इसका सेकंड पार्ट देख लो, 27 का एग्जांपल 27 का सेकंड पार्ट। मैं सारे पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इंडेफिनिट आपको आती है, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए आप करिएगा, जो प्रॉब्लम है वो पूछना। देखिए पेज नंबर 336 एग्जांपल 27 का सेकंड पार्ट। एग्जांपल 27 सेकंड पार्ट। यहाँ इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 4 to 9, इंटीग्रेशन 4 to 9 इसकी लिमिट दे रखी है, अंडर रूट x dx अपॉन 30 माइनस x की पावर 3/2, 30 माइनस x की पावर 3/2 का स्क्वायर ये दे रखा है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि x की पावर 3/2 जो है वो उसका अगर मैं डिफरेंशियल लूंगा तो रूट x आएगा। बेटा 1 मिनट वेट करिए बस, एक मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज हो गई प्लीज। दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, 30 का हो गया 0, ये माइनस है, x की पावर 3/2 का क्या होगा 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1 होता है डिफरेंशियल x की पावर n का, और dt का t का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt ओवर dx। ये हो गया -3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1/2 इज इक्वल टू dt बाई dx। अब x की पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट x, और ये -3/2 है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया रूट x और dx को इधर ले आए, रूट x dx इधर बना दिया और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2/3 dt। रूट x dx की वैल्यू आ गई। तो ये क्या चीज है जो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में करा था। इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था वो है तो रूट एक्स dx की जगह हो गया -2/3 dt। 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इसको मैंने बोला था t, तो ये हो गया t स्क्वायर, -2/3 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकालिए, -2/3 इंटीग्रेशन 4 to 9 t की पावर 2 है, इसको ऊपर ले आओ, t की पावर -2 dt। आगे का इस तरफ कर रहा हूं। सर मैंने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन, उसमें हम लोग एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं। एक मिनट कहां पर, यहाँ शुरुआत में बिल्कुल। हाँ, इसमें स्टार्टिंग में हम लोग एक्स को बाहर निकाल लेते हैं
और फिर नीचे वाली टर्म जो बनती है उसको टी ले लेते हैं, फिर उससे कुछ आ जाता है। इसके बहुत सारे टाइप है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा बता देना, दिखा देना कौन से क्वेश्चन है, अगर वो इजी मेथड है तो उससे कर लेंगे। अच्छा 1 मिनट। बताइए तो चले आगे। Yes. आकाश कुछ कह रहे थे? क्या सर? कुछ कह रहे थे तुम? नहीं सर, मैं बस इतना ही बता रहा था। ठीक है, मेरे को भेज देना कौन से तुमने करे थे क्वेश्चन। हाँ जी सर, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -2/3 टी की पावर -2 का इंटीग्रेट टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट क्या है 4 से 9 तक, 4 से 9 तक। तो ये हो गया -2/3 टी की पावर -1 अपॉन -1 टी की पावर -1 अपॉन -1। अब जब भी कभी डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो ब्रैकेट आता है इंटीग्रेट करने के बाद, उसमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म आती है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, जैसे कि -1 है मैं बाहर निकाल लूंगा इसको, तो ये मेरा बाहर हो जाएगा प्लस का 2/3 और टी की पावर -1 का मतलब हो गया बेटा 1/t और ये 4 to 9। अब 2/3, अब टी की जगह पहले डालेंगे 9 तो ये हो गया 1/9 माइनस, फिर टी की जगह डालेंगे 4 तो ये हो गया 1/4। 2/3 एज इट इज। 9 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 36। 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 माइनस 4। हाँ जी सर वीडियो चली गई। कोई आ नहीं कोई गई। नहीं, तो कभी कभी बीच में हो जाता है। सर हाँ जी बताइए। सर ये जो हमने इंटीग्रेशन के बाद ये ब्रैकेट लगाया, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है या कोई और भी लगा सकते हैं? नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ओके सर। हाँ 1 मिनट रुकिए, इसमें एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, ये ऐसे नहीं करना। ये हमारे पास जैसे आ गया ना, तो इसके बाद ये लिमिट काट दीजिए, ये जो है 4 to 9 ये मत लिखो अभी इस तरह से। जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। कैसे भाई, मैंने क्या माना टी की वैल्यू मैंने ये मानी, तो अब मैं ये कहूंगा यहां मैं इस तरफ करके दिखा रहा हूं इसको। हम इंटीग्रेट तो करेंगे, अप्रोच यही है, सेम है, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी। हम सेम लिमिट भी रख सकते हैं 4 से लेकर 9 तक, लेकिन वापस फिर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी टी की वैल्यू। तो इट्स बेटर कि आप टी में ही लिमिट निकाल लीजिए। वो क्या होगा, मैं ये कहूंगा जैसे लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट किसकी दे रखी थी, लोअर लिमिट बिकॉज इंटीग्रेट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा था, तो लोअर लिमिट एक्स की दे रखी थी, एक्स इज इक्वल टू 4 था। तो लोअर लिमिट के लिए मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 4 है तो बेटा t क्या होगा, t क्या होगा 30 माइनस 4 की पावर 3/2, 30 माइनस 4 की पावर 3/2। और इसको मैं क्या बोलूंगा 30 माइनस 4 की पावर 1/2 की पावर 3, और 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का अंडर रूट। देख रहा हूँ आ गई 4 की पावर 1/2 यानी कि 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगी 8। तो 30 माइनस 8 यानी कि मेरी लोअर लिमिट आ गई 22। नाउ अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या है, अपर लिमिट दे रखा है x इज इक्वल टू 9। तो इस हिसाब से मेरी अपर लिमिट क्या होगी, t इज इक्वल टू 30 माइनस 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। ये है 30 माइनस 9 की पावर 1/2 की पावर 3। 9 की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा 3, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27। 27। 30 माइनस 27 ये हो गया 3।
तो लोअर लिमिट हो गया और अपर लिमिट हो गया। अब देखिएगा जो हमारे पास ये आया था टी की पावर -2, टी की पावर -2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सर हाँ जी सर जो आपने जो जब ये लिमिट्स हटाई थी डेफिनेट इंटीग्रल की, ये हाँ, तभी हटाते हैं ना जब हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को। तभी हटा देते हैं, तभी हटा देते हैं, मैं करना भूल गया था। अब हटा देते हैं। हाँ तभी हटा देते हैं। जैसे ये 4 और 9 है, अच्छा तो जब ठीक मैंने है। सब्स्टिट्यूट करा ना, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हुए ही मुझे लोअर लिमिट क्या आई 22, तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा 22, और अपर लिमिट क्या आई मेरी, अपर लिमिट आई 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3। बताइए सब बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, इधर भी लोअर लिमिट 22 और अपर लिमिट 3। ठीक, सर हाँ जी, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ा क्यों आ रहा है? वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, वो बताऊंगा आपको मैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। ओके। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, बस हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लोअर लिमिट है ना 4, उसके कोरस्पॉन्डिंगली ही मैं लोअर लिमिट निकालूंगा। तो आप देख लो हमने गलती कहीं नहीं करी है। 4 की पावर 1/2 क्या हो गया 2, 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2, और 2 की पावर 3 हो गया 8, 30 - 8 हो गया 22। जब 9 लेंगे तो 3 का अंडर 9 का अंडर रूट 3 और 3 की पावर 3, 3 3 का 9 3 का 27, 30 - 27 3, परफेक्टली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, दिस इज -2/3, और t की पावर -2, इसका इंटीग्रल जब करेंगे टी की तो पावर ये -1/1। t की पावर -1 अपॉन -1, लोअर लिमिट इज 22 एंड अपर लिमिट इज 3। सर एक ठीक, चीज पूछनी थी स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ सर ये जो हम साइड में ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते वक्त सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, अलग से निकाल के दिखानी चाहिए ये चीज, अपर वैसे लिमिट और लोअर लिमिट दिखा दो निकाल तो के अच्छा अलग है, से। दिखा दो तो अच्छा है, नहीं तो अलग से कर दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। अभी देखिए जैसे कि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म में -1, इसको बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3, और ये 1/3 और 22 से 3, 2/3। अब अपर लिमिट है 3, तो 1/3 माइनस 1/22। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा 1/3 और 1/22 में बड़ी वैल्यू क्या है, 1/3। 1/3, तो अपर लिमिट के कोरस्पॉन्डिंगली मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी ही आ रही है, तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। देखिएगा 1/3 और 22, 3 और 22 का एलसीएम मेरे हिसाब से शायद 66 ही आएगा। 3 22 जा, तो 22 यहाँ पर आ गया, 22 3 जा, 3 यहाँ पर आ गया, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 22 - 3, 19/66, 233 जा, तो 19/99। देखना यही आ रहा है ना आंसर, 19/99। यस बताइए सर। सभी को क्लियर है? यस सर। सभी को यस क्लियर? सर। चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। इसी तरीके से हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आप देखो एग्जांपल नंबर 27 का जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप देखो क्या है, x/x+1 x+2। तो ये किस तरीके से होगा, आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से करो, पार्शियल फ्रैक्शन से करने के बाद में आप फाइनली जो भी आपकी वैल्यू आए उस वैल्यू में आप लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है बस। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आप ये देखो अप्रोच हमारी सेम है, बस ये है कि अगर मान लीजिए मैं कहीं पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट करने में मुझे पहले लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी, जो भी मैंने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करा है उसकी टर्म्स में, और अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो करके हम फाइनल आंसर निकालेंगे। ऐसे ही फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या है, साइन क्यूब 2t और cos 2t dt। आपको साफ दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। साइन 2t को आप क्या मान लो, x मान लो, है ना, और उसका डिफरेंशियल क्या है cos 2t। बताइए हो जाएगा, छोड़ दो इनको। यस सर। यस सर। तो मैं यस सर। 27 छोड़ रहा हूँ, और इसके बाद एक चीज और, मैं एक्सरसाइज 7.9 भी छोड़ रहा हूँ। 7.9
8 जो है वो तो लिमिट एज अ सम की है, और 7.9 जो है 7.9 में यही करना है आपको, करना इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और इंडेफिनिट इंटीग्रल करने के बाद में आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं तो इनमें कोई एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज 7.1 का 7.9 का क्वेश्चन नंबर 20 है। मैं क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा हूँ, जरा देखिएगा सभी बच्चे। हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही अप्रोच, और अब इसमें आपकी क्या प्रैक्टिस होगी, जो 7.9 एक्सरसाइज है इसमें आपकी क्या प्रैक्टिस होगी कि आपके, जैसे हमने देखा बाई पार्ट्स है, जैसे हमने देखा पार्शियल फ्रैक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो इनके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स दे रखे हैं। तो उन मिक्स्ड क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फाइनली आपको एक डेफिनेट यानी कि फिक्स आंसर निकालना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 20 है, सर और एक बार इसी क्वेश्चन 20 के बाद क्वेश्चन 9 भी करा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसी का यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 सर ये कैसे करा देंगे, पर्टिकुलर क्योंकि फंक्शन, क्वेश्चन नंबर, हाँ सर ये पर्टिकुलर फंक्शन से होगा? कौन सा वाला कह रहे हो, 9 या 20? सर नाइन्थ। हाँ पहले मैं 9 ही करा रहा हूँ, 9 आसान है तो पहले 9 करा देता हूँ। एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए क्या है यहाँ पर, ए है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे? सर x अपॉन 2 log x। ये सर हमारे लॉग पास ए प्लस, सर लॉग मॉड ऑफ क्या कहते हैं, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला है इसका, ठीक। और ये मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो सॉरी इंटीग्रेट, और लिमिट डाल दी 0 से 1, लिमिट हमने 0 से 1 डाली। तो जैसे देखिएगा ये हमने वैल्यू डालकर इसमें कर दिया, मतलब करा तो हमने बिल्कुल उसी के तरीके से जैसे हम ये किया करते थे। सर एक मिनट यार, ये क्या करवा दिया, सर साइन सर ये इनवर्स, साइन वाला साइन लगेगा इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कर दिया गलती से। देखिए ये हमारे पास है, होगा साइन इनवर्स, और ये तो सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स ही है, साइन इनवर्स एक्स का 0 से 1, ठीक। अब क्या करिए, एक्स की जगह 1 डाल दो, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब बताइए साइन के टेबल में 1 कहाँ आता है, π/2, तो ये हो गया π/2, और 0 कहाँ आता है 0 पर, तो ये वैल्यू आ गई π/2। बताइए जी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तुमने यस करना सर। है, हाँ करना है इंडेफिनिट के तरीके से, और फाइनली वैल्यू डाल देनी है बस। हाँ जी कुछ पूछ रहे थे, बताइए, वो जस्ट कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर कुछ नहीं पूछ रहा था। ओके चलिए, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक बार। 20 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 20 में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है और साथ में एक बाई पार्ट्स वाला भी है। तो ये करते हैं, देखो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में I is equal to integration 0 to 1 integration 0 to 1 x e की पावर x प्लस sin pi x अपॉन 4
साइन पाई एक्स अपॉन 4 dx। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको आप अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए, क्योंकि दो फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दो आप। तो ये मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 sin पाई x बाई 4 dx। ये हो गया। इसको बोल दीजिए I1 और इसको बोल दीजिए I2। पहले I1 को सॉल्व करेंगे। I1 इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर x dx। अब इसमें देखो, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जब मुझे sin x या cos x मिलता है, तो तब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर x को तब मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ। उसके अलावा हर एक केस में I8 जो हमारा सीक्वेंस है उसमें एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो इसका मतलब हमेशा एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन ही माना जाता है, सिर्फ दो केसेस को छोड़कर, e की पावर x sin x और e की पावर x cos x, उन केसेस को छोड़कर। मैंने ये कहा मेरा ये फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन और ये फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन। बाई पार्ट्स है, फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और होल dx। ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा सॉल्व होने के बाद जब वैल्यू आती है, पूरा सॉल्व होने के बाद जब वैल्यू आती है, तब मैं 0 से 1 की लिमिट डालता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आप सोचोगे मैं यहाँ भी 0 से 1 डालूं, यहाँ भी 0 से 1, नहीं, पूरा वैल्यू होने के बाद में हम वैल्यू लिमिट डालते हैं 0 से 1। तो बेटा ये हो जाएगा x e की पावर x का इंटीग्रल क्या हो गया, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1, और e की पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा e की पावर x, और बाहर तो dx है ही। अब e की पावर x को फिर से इंटीग्रेट करो, अब सिंपली e की पावर x ही तो सर एक चीज, हाँ, सर बाय पार्ट्स में जैसे हमने ex को किया अभी, तो हमने वो लिमिट्स नहीं लगाई 1 और 0। कुछ कोई भी मतलब फंक्शन जब हम लोग बाय पार्ट्स में करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो लिमिट्स एंड में लगाते हैं एंड में किसी भी फंक्शन के लिए। किसी भी अच्छा फंक्शन ठीक के है। लिए। ये मैं बाई पार्ट्स का बता रहा हूँ, बाई पार्ट्स में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई मुझे यहाँ भी 0 से 1 लगाना है, ये यहाँ भी 0 से 1 या यहाँ भी 0 से 1, तो कहीं मत लगाओ, लास्ट में लगा देना। हाँ सर, मैं बाय पार्ट्स की कह रही हूँ कि मतलब ex के अलावा कोई और भी फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो वो हो तो एंड में ही लगाना है, मतलब एंड में लिमिट्स। लगाना है बिल्कुल, पूरा फंक्शन इंटीग्रेट होने के बाद लास्ट में। ठीक है सर। ये हो गया x e की पावर x और माइनस e की पावर x का इंटीग्रल क्या हो गया e की पावर x। अब लगा दो लिमिट, क्या 0 से 1। अब देखिएगा, अब हमारा अपर लिमिट क्या है 1 है ना, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 1 माइनस e की पावर 1। ये तो हो गया बेटा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 0 माइनस e की पावर 0। ये हो गया लोअर लिमिट। अब इधर कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 1, e की पावर 1 मतलब e, तो ये हो गया हमारे पास e माइनस e की पावर 1, ये भी e, तो e माइनस e माइनस 0 इंटू एनीथिंग, ये तो हो जाएगा 0 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होगा 1 सर 1। है ना, ये बात हो गया। अब e माइनस e तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1। तो इसका मतलब हमारी जो I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू आ गई +1। अब हमें क्या करना है, I2 सॉल्व करना है। I2 देखिएगा, I2 है इंटीग्रेशन 0 to 1 sin पाई x अपॉन 4 dx, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin पाई x अपॉन 4 dx। अब देखिएगा साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4, फिर पाई एक्स अपॉन 4 को फर्दर डिफरेंशिएट करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो पाई एक्स अपॉन 4 का डिफरेंशियल क्या आ गया पाई बाई 4।
पाई बाई 4 से डिवाइड कर दिया और लिमिट डाली 0 to 1, 0 से 1 लिमिट। अब ये जो पाई बाई 4 है डिनोमिनेटर में, ये कांस्टेंट है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसको मैं बाहर ले लूंगा और माइनस साइन को बाहर ले लूंगा। ठीक, तो पाई बाई 4 जब डिनोमिनेटर में बाहर आएगा तो ये बाहर आकर 4/पाई बन जाएगा विद माइनस साइन। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, cos पाई x बाई 4 0 से 1। अब इसकी जगह डालो 1 माइनस 4/पाई cos पाई बाई 4 माइनस cos 0 माइनस 4/पाई cos पाई बाई 4 कितना था 1/√2 और cos 0 कितना था 1। ठीक है, ये इतना आ गया। चाहो तो इसको आप रैशनलाइज करो तो ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, माइनस 4/पाई 1 माइनस √2 अपॉन √2। इसको ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो लिया एलसीएम, एलसीएम के साथ साथ रैशनलाइजेशन भी कर दिया। तो √2 इंटू √2 हो गया 2, 2 हो गया 4, ये हो गया माइनस 2/पाई और माइनस 2√2/पाई और ब्रैकेट में 1 माइनस √2। माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √2 माइनस 1 हो जाएगा, 2√2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1/पाई। ये हो गया I2 और मैं इधर कर रहा हूँ उसको फर्दर। I की वैल्यू क्या है फिर I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 कितना है, I1 की वैल्यु आई थी 1 और प्लस I2 की वैल्यू कितनी आई 2√2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1/पाई। बताइए जी सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आप ये देखिए मैंने क्या करा, मैंने बिल्कुल जैसे इंडेफिनिट हमने करा था तो I1 को हमने करा बाई पार्ट से, फिर इसको करा नॉर्मल इंटीग्रेट और वो करने के बाद में मैंने लास्ट में सिर्फ वैल्यूज डाली है दोनों में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अप्रोच वही लेकर चलनी है इंडेफिनिट इंटीग्रल वाली, लेकिन बस लास्ट में हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आगे देखिए ये एक्सरसाइज 7.9 में भी ऐसा ही है और 7.10 में भी ऐसा ही है। आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि पेज नंबर 339 पर एग्जांपल नंबर 28 है, एग्जांपल नंबर 28। तो आप ये देखिएगा, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो अंडर रूट के अंदर है उसको अगर मैं टी मान लूं, देखिए पेज नंबर 339 में एग्जांपल नंबर 28, एग्जांपल 28 में है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 5x की पावर 4 और अंडर रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx। तो हम ये कहेंगे, अब ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो सब्स्टिट्यूशन वाले में ध्यान रखने वाली बात ये है कि मुझे लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो मैं ये कहूंगा लेट x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 5 का बन जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 1 का हो गया 0 और t का हो गया dt बाई dx। अब dx को इधर ले आओ, ये हो गया 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इतना करने के बाद में अभी मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, अभी मुझे लोअर और अपर लिमिट और निकालनी है। अच्छा, जरूरी नहीं है लोअर और अपर लिमिट निकालना, आप लास्ट में वापस x की टर्म्स में रखकर और x वाली वैल्यू भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी पूरी तरह से ठीक है। पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसी तरीके से कर रखे हैं।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टी में भी कन्वर्ट करते हैं तो मुझे वो ज्यादा आसान लगता है। आप ये देखिएगा लोअर लिमिट, मैं शॉर्ट में एल एल लिख रहा हूँ लोअर लिमिट को। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट थी x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली t की वैल्यू क्या हो गई, -1 की पावर 5 प्लस 1, -1 की पावर 5 प्लस 1, यानी कि -1 प्लस 1 मतलब 0। ये आ गई नई लोअर लिमिट इन टर्म्स ऑफ t। फिर अपर लिमिट निकालेंगे तो x की वैल्यू है 1, तो t क्या हो जाएगा 1 की पावर 5 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2, अपर लिमिट आ गई 2। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 ये हो गया। ये करने के बाद में 5x की पावर 4 dx, 5x की पावर 4 dx ये है dt, और x की पावर 5 प्लस 1, इस पूरे को मैंने माना है t, अंडर रूट t dt। इसका क्या निकलेगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और 0 से 2, ये हो गया। 1/2 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, t की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये हो गया हमारा 0 से 2। 3/2 को बाहर देंगे ये बन जाएगा बेटा 2/3, तो t की पावर 3/2 हो गया अंदर, और 0 से 2, तो 2/3, 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। देखिएगा इसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई और करना है। 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1/2 का क्यूब, यानी कि √2 का क्यूब। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 3/2 मतलब √2 की पावर 3, √2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2√2, 2√2 यानी कि 4√2/3। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में आप देखिएगा एग्जांपल नंबर 29, ये भी साफ दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x को t मानना है और 1/1 प्लस x² हमें दे रखा है, वो इसका dt, वो इसका डिफरेंशियल है। उसके बाद इसी तरीके से हम इन्हीं क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे। एक्सरसाइज 7.10 में देखो क्वेश्चन नंबर 8, 7.10 का क्वेश्चन नंबर 8, या एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, हाँ चलिए पहले 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 है i इज इक्वल टू 1 to 3, 1 से 2 और 1/x, 1/x माइनस 1/2x² माइनस 1/2x² e की पावर 2x dx, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमें ये दिखाई दे रहा है कि जैसे e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, अगर यहाँ पर सिंपली e की पावर x होता, अगर सिंपली e की पावर x लेते हम, तो फिर मैं देखता fx प्लस f', ये वाली चीज अगर अंदर आती तो मेरे लिए वो इंटीग्रल बड़ा आसान हो जाता। तो जैसे e की पावर 2x दे रखा है, तो मैं 2x को अगर मान लीजिए कुछ अज्यूम कर लूं, t मान लूं, तो फिर इनमें क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएंगे वो देखना है। लेट 2x इज इक्वल टू t, अगर 2x को t मान लिया तो 2x को t मानने से भी कोई बात नहीं बन रही है। 2x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास सर हाँ
हाँ जी, सर ये वो वाले क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें EX और अंदर FX माइनस F डैश X होता है, वो वही वाला टाइप है fx शायद। fx प्लस f डैश x वही वाला क्वेश्चन है, हाँ लेकिन यहाँ टी पर से तो हो 2x है। सकता है क्या कह रहे हो? सर, टी से हो सकता है शायद, क्योंकि अगर हम एक्स में हाँ, पुट करें तो t/2 और उससे हो जाएगा जल्दी। मैं वही कर रहा हूँ, जैसे 2x इज इक्वल टू t है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब यहाँ से क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। इसको इधर ले आओ, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई 2। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, मेरे को लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करनी होगी। लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो t क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 1, तो t की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो t क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 4। अपर लिमिट ये हो गई। अब इन वैल्यूज को वहां डालेंगे, तो यहाँ देखो, जैसे ये 2x को आपने t माना था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा t बाई 2, x की वैल्यू आ गई t अपॉन 2। तो डालिएगा इसमें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज नाउ 2, लोअर लिमिट 2 हो गई और अपर लिमिट क्या हो गई 4। उसके बाद 1 अपॉन x, आप ये देखिएगा कि x की वैल्यू क्या है t बाई 2, तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन t, ये हो गया 2 अपॉन t माइनस। अब देखो यहां पर मेरे पास है 1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 तो देखो ऐसे ही है, 1 अपॉन 2 को अलग कर लो। जब 1 अपॉन x 2 अपॉन t है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन t स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, ये बता दो, स्क्वायरिंग कर दिया यस सर, आ गया। है ना। तो 1 अपॉन 2 को तो एज इट इज देखो, और 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन t स्क्वायर। यहां से 2 2 4 हो गया, और e की पावर 2x क्या हो गया, 2x को मैंने माना था t, तो e की पावर t, और dx की जगह क्या आ गया dt अपॉन 2। फिर इसके बाद यहां कर रहा हूं मैं इसको, तो आप ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में t आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है कॉमन। e की पावर t को तो लिखो फ्रंट में, यहाँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू 4, e की पावर t को यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखो शुरुआत में, e की पावर t, ठीक है, और 2 अपॉन t माइनस 2 अपॉन t स्क्वायर, 2 को कॉमन लेकर बाद में लिखो, 2 कॉमन लेकर बाद में लिख रहे हैं, तो ये अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, और 2 बाहर ले लिया, e की पावर t था वो मैं पहले लिख चुका हूं, तो dt बाई 2 है बस यहाँ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू 4 e की पावर t, अब ब्रैकेट में लिखे हैं 1 अपॉन t प्लस माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर और dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हो गया और ये इसका डिफरेंशियल हो गया, 1 अपॉन t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t इंटू एफ टी, यानी कि 1 अपॉन t, e की पावर t इंटू 1 अपॉन t। अब लिमिट डाल दो 2 टू 4। बताइए, रीजन लिखने की जरूरत तो नहीं है, रीजन लिख लेंगे अपने आप। हाँ जी सर। e की पावर x यस और सर। ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x, वो e की पावर x fx के बराबर ही होता है इंटीग्रल। सर ये लिमिट्स जो चेंज किया आपने टी की टर्म्स में, अगर उसको चेंज ना करके लास्ट में एक्स में डाल दें और फिर लिमिट्स डाल दे तो भी चलेगा? तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आगे के लिए बता रहा हूँ, 12th क्लास से आगे के लिए आप ये वाली आदत डालो, आप ये वाली आदत डालो। अगर आप आगे ना अप्लाइड फिजिक्स लोगे या फिर आप इंजीनियरिंग में जाओगे, अगर मान लीजिए कोई भी आप साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पर बोल रहा हूँ, वहाँ इंटीग्रेशन की बहुत यूज होता है, और इंटीग्रेशन में अगर आपको एक्स वाला मेथड लेकर चलोगे ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वहां फिर आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी जिसमें पहले ही मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ टी की टर्म्स में।
तो आदत ये वाली डालो कि टी की टर्म्स में कन्वर्ट करें। ठीक है है वो भी तरीका ठीक जो तुम बोल रहे हो, वो भी तरीका ठीक है। चलिए जी, मैं अगला देखता हूँ इसमें कि जैसे अब मेरे पास क्या है, e की पावर t अपॉन t आ गया, तो 4 ले लिया यहाँ पर अपर लिमिट, e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट 2 e की पावर 2 अपॉन 2। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 सही है, अच्छा क्वेश्चन है। सर ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, इसमें कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि भेज देना मेरे को। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार इसको कराता हूँ, फिर तुम बताना कि तुम कौन सी अप्रोच कह रहे थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। मतलब जिस बच्चे ने इस तरीके का क्वेश्चन एक बार कर रखा होगा वही कर पाएगा इसको। 1/3 to 1, लोअर लिमिट है 1/3 और अपर लिमिट है 1, और x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 और अपॉन में x की पावर 4 और dx। अब क्या करो, ये न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है, विद इन दिस ब्रैकेट x की पावर 3 कॉमन ले लो, विद इन दिस ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1/3 to 1, विद इन दिस ब्रैकेट मैंने x की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां बचेगा x अपॉन x की पावर 3। भाई x की पावर 3 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि x की पावर 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया x अपॉन x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3। कॉमन लेने का मतलब होता है उस टर्म से पूरी हर एक टर्म को डिवाइड करना, और बाहर पूरी पावर क्या दे रखी है 1/3, और अपॉन में है x की पावर 4 और dx। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, ये x की पावर 3 की पावर 1/3, x की पावर 3 की पावर 1/3 क्या हो गया x, तो ये ब्रैकेट के बाहर आकर x रह जाएगा सर। इंटीग्रेशन 1/3 to 1, ये ब्रैकेट के बाहर आकर हो गया x, अंदर ये कट गया और यहाँ x से x क्यूब कट गया, तो ये ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचता है 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। अब एक x से एक x कट गया, यहाँ रह गया x क्यूब डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको मैं बोल दूंगा इंटीग्रेशन 1/3 to 1 1/x² माइनस 1। हाँ जी बताइए। सर ये लास्ट वाला स्टेप एक और ये वाला, यस ये देखिएगा, हमने कहा x क्यूब विद इन द ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया, तो x क्यूब की पावर भी 1/3 हो गया और इस ब्रैकेट की पावर भी 1/3 हो गया। तो जब x क्यूब की पावर 1/3 करूंगा तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 into 1/3 क्या रह गया 1, यानी कि सिर्फ x आ गया बाहर। फिर इस ब्रैकेट की बात करेंगे, यहाँ का x अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा 1/x², और यहाँ का x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की पावर भी 1/3, इस ब्रैकेट की पावर भी 1/3, समझ गए? यस सर डिनोमिनेटर में जब यहाँ x था, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 था, तो डिनोमिनेटर में बच गया सिर्फ x क्यूब। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/x² माइनस 1 की होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/x³ dx। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अब ज्यादातर आप में से ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे। अब क्या करना है, लेट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। इसको आपने t मान लिया, क्या होगा फिर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, -1 का 0, और ये हो गया dt बाई dx। ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर कर रहा हूँ। देखिएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब, और फिर है -1, इसका तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। अब ये हो जाएगा, dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करिए। लोअर लिमिट x की वैल्यू 1/3, तो t की वैल्यू क्या होगी, t मैंने क्या लिया है 1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर -1, यानी कि क्या हो गया 1 अपॉन 9 -1, यानी कि 9 -1, ये हो गया 8। ये तो हो गई लोअर लिमिट। फिर बात करते हैं अपर लिमिट की। अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 का स्क्वायर -1, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 0 हो गया, अपर लिमिट हो गई 0। देयरफॉर I is equal to integration, lower limit is 8 and upper limit is 0। 1 upon x square minus 1 इस पूरे की जगह t, तो t की पावर 1 upon 3, और dx upon x cube की जगह minus dt upon 2। अब यहाँ से -1 upon 2 बाहर ले लीजिए, कॉमन कांस्टेंट है, -1 upon 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 8 to 0 t की पावर 1/3 dt। छोड़ दूं, कर लोगे अब अपने आप? हो गया सर। बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका? 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बताइए बेटा, कर लेंगे अब इसको? यस सर। ठीक है, तो देखो आपको हो सकता है लगे कि मैं कुछ ज्यादा होमवर्क दे रहा हूँ। 7.8, 7.9 और 7.10 ये तीनों एक्सरसाइज करिए। लिमिट एज अ सम जो पहले वाली है 7.8 अपनी प्रैक्टिस के लिए करिए, आगे काम आएंगी ये चीजें। कुछ चीजें हटाई गई हैं सिलेबस में से, मेरा टारगेट ये है कि मैं वो चीजें भी आपको कराऊंगा। ठीक, तो उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। 7.8 इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल। फिर 7.9 और 7.10 ये आपका पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रल का रिवीजन करवा देगा। उसमें आपको इंडेफिनिट वाले ही सारे मेथड्स यूज करके लास्ट में बस लिमिट की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो ये करिएगा, और इसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एक एक्सरसाइज हो और एक मिसलेनियस, ये 2 बचती है। तो ये हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन सभी बच्चे ये इंश्योर करिए कि ये तीनों एक्सरसाइज हो जाए, एटलीस्ट 7.9 और 7.10 तो आप कर ही लें। ठीक है, और करके प्लीज मेरे को होमवर्क जरूर भेज देना, काफी बच्चों ने होमवर्क भेजा है इस बार। ओके सर, ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सर, बाय सर। ओके थैंक यू सर। बाय सर। ओके जी, ओके बाय।